बात में हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबर झारखंड की शुरुआत करें। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक मानने से अब चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। इस पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने यह कहा कि झारखंड विकास मोर्चा ने विधिवत पार्टी का विलय बीजेपी में किया और चुनाव आयोग ने इसको मान्यता भी दे दी है। अब विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर मामले को लटकाए हुए हैं। उन्होंने इसे क्यों लटकाया, बस इस सवाल का जवाब उन्हीं के पास वही बता सकते हैं। कि भारतीय जनता झारखंड विकास मोर्चा विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय किया कि जो भी प्रक्रिया होती है सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने उसकी मंजूरी दी, मान्यता दी। उसकी जानकारी हम लोगों ने क्या कहते हैं झारखंड विधानसभा को भी दी। अब झारखंड विधानसभा जानबूझ करके मामला को लटकाए हुए हैं। क्यों लटकाए हुए हैं ये तो वही बता पाएंगे। तो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक मानने से चुनाव आयोग के इनकार पर झारखंड के वित्त मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला से खास बातचीत करते हुए ये कहा कि मामला स्पीकर के पास है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा मैं, लेकिन हम लोग कानूनी सलाह लेंगे और स्पीकर ही इस फैसले पर फैसला लेंगे। पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव और मांडर के विधायक बंधु तिर्की को चुनाव आयोग ने कांग्रेस का विधायक मानने से इनकार कर दिया है। और इस पूरे विषय पे बातचीत के लिए हमारे साथ झारखंड के वित्त मंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हैं। और सर से सीधा सवाल लेना चाहेंगे, सर जो चुनाव आयोग का फैसला आया है इसको किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और राज्यसभा का चुनाव भी अब झारखंड में होने जा रहा है। देखिए, इस पर अभी इतना आसान नहीं है। ये स्पीकर के पास मामला है। स्पीकर को अपना अधिकार होता है, स्पीकर अपना निर्णय लेंगे। मैं अभी इतना ही कहूँगा। उन्हें निर्दलीय विधायक के रूप में जो नए वोटर लिस्ट है उसमें नामांकित किया गया है, उसमें जोड़ा गया है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, स्पीकर को अधिकार है। एक बार चुना गए तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना। वो स्पीकर का, राज्य का मामला बन जाता है, स्पीकर का मामला बनता है, हाउस का मामला बन जाता है ना। कानूनी सलाह लेंगे हम लोग और इस पर स्पीकर उस पर फैसला लेंगे। बाबूलाल मरांडी चुनाव वो सब नहीं बोलेंगे। बाबूलाल जाहिर तौर पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह पूरा जो मामला है वो स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है और देखना होगा कि आखिरकार फैसला क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। तो स्पष्टीकरण आपने रामेश्वर उरांव की तरफ से सुन लिया, क्या कहा गया है इन दोनों विधायकों को लेकर के, और चुनाव आयोग का भी फैसला आपने सुना। लेकिन अब सारी चीजें जो हैं वो छोड़ दी गई हैं स्पीकर पे, यानी कि स्पीकर का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा। उनका फैसला जो भी होगा, कानूनी सलाह भी लेंगे, ये यहां भी कहा गया बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को लेकर के। चूंकि कांग्रेस का विधायक मानने से अब इनकार कर दिया गया है, चुनाव आयोग का ये फैसला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर झारखंड के मनीष मेहता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनीष, यहाँ दो चीजें हैं, चुनाव आयोग की तरफ से तो स्पष्टीकरण मिल चुकी है, अब कानूनी सलाह लेने की रामेश्वर उरांव ने भी बात कही और ये भी कहा कि स्पीकर अब इस पर फैसला लेंगे। यानी कि क्या मान के चले, स्पीकर का जो अंतिम निर्णय होगा वही मान्य होगा? देखिए भैया, इस पूरे मामले में राज्यसभा चुनाव की जो तारीख है वोटिंग की वो 19 है, यानी कि अब मैं हम कह सकते हैं एक हफ्ते का वक्त जो है अब वो बचा हुआ है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ पे झारखंड में कैंडिडेट दिया है, क्योंकि 2 सीटों पे झारखंड में चुनाव है और 3 कैंडिडेट झारखंड में हो चुके हैं। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो ऐसे में अगर नंबर्स गेम की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट है शिबू सोरेन वो बहुत आसानी से चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे गेम में पहले ही नंबर गेम में काफी पीछे चल रही थी, लेकिन जो चुनाव आयोग का जो ये डिसीजन आया है इसे एक बड़ा झटका के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से ये रिक्वेस्ट भेजा गया था चुनाव आयोग को कि जो झारखंड विकास मोर्चा है जिसमें बाबूलाल मरांडी जिसके अध्यक्ष थे और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की उसके मेंबर थे, उस पार्टी का विलय कांग्रेस ने भी दावा किया था कि वो कांग्रेस में हुआ है, बीजेपी ने दावा किया था कि वो हम जेडीएम का विलय हमारे में हुआ है। चुनाव आयोग ने उस टाइम जो डिसीजन दिया था वो बीजेपी के फेवर में दिया था, उस वक्त एक बड़ा झटका लगा था। और अब ये इस मामले में दूसरा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो वोटर लिस्ट जारी की गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उसमें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को जो कांग्रेस वोटर के रूप में दिखाया गया था,
उस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब ये कांग्रेस वोटर के रूप में नहीं होकर के बल्कि ये इंडिपेंडेंट विधायक के रूप में अपना वोट का प्रयोग करेंगे। तो एक बड़ा झटका माना जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब हमारी टीम ने इस मुद्दे पर बात की तो उनका साफ कहना था कि वो लीगल टीम जो है कांग्रेस पार्टी की, उससे वो लोग एडवाइस करेंगे कि इसको अगर चैलेंज करना होगा तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का तरफ दरवाजा खटखटाएंगे, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास भी जाएंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग का डिसीजन है, इसमें अब विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, इस पर संवैधानिक पहलू पर इस पर चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के बयान का हमें इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मुद्दे पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रही है और कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जी। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पे। देखिए, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को लेकर कांग्रेस विधायक मानने का जो पूरा मामला था वो चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि स्पीकर का जो फैसला होगा वो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे लीगल एडवाइस भी हम लेंगे। अब इस पे बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? चूंकि नंबर गेम को लेकर के ही ये सारा गेम है और उसमें अब कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, देश संविधान से चलता है और चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जी। चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा के चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग कराती है। और चुनाव आयोग यदि उनके पक्ष में दे दे तो बहुत अच्छा, चुनाव आयोग यदि जेन्युइन दे तो गलत हो जाता है। तो कांग्रेस अपने हिसाब से इन सब सारी चीजों को देखती है। देखिए, स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी जी के भारतीय जनता पार्टी में विलय को स्वीकृति दी है और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के जो आवेदन थे उनका जो दावा था उसको खारिज करने का काम किया है जी। तो ऐसी स्थिति में बच किया जाता है। हाँ, बचने का काम अब सिर्फ ये है कि गलत से थरई बचती है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। मैं समझता हूँ कि हमारी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का समादर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसके निर्णय का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और आलोक दुबे भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ये कहना है कि चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है संवैधानिक तरीके से लिया, लेकिन अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लीगल एडवाइस भी लेंगे। दूसरी तरफ ये बातें भी रामेश्वर उरांव की तरफ से ही सामने रखी गई हैं कि अब जो स्पीकर का अंतिम निर्णय होगा उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस कानूनी सलाह लेगी? देखिए, हम लोग हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। पिछले 70 वर्षों में कभी भी हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, कोई दबाव नहीं रहा। लेकिन आप देखिए, जिस समय बाबूलाल मरांडी जी ज्वाइन किए थे भाजपा और अमित शाह जी आए थे उनको एक विधायक को बीजेपी में शामिल कराने के लिए, उसी समय ये बातें आम जनता ने कहना शुरू कर दिया था कि सारी तैयारी चुनाव आयोग के साथ बातचीत करके इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। और आज जो चुनाव आयोग का फैसला हुआ है, आप याद करिए पिछले 5 वर्षों में जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने 6 विधायकों के मामले में 4.5 साल तक मामला लटका के रखा था। और चूंकि ये विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, विधानसभा के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपने कोर्ट हैं, सब कुछ विधानसभा। लेकिन चुनाव आयोग ने भी तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है और अपना चुनाव आयोग का स्टैंड क्लियर किया गया। देखिए, मेरा मानना यह है कि आज के दिन में चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और जैसा माननीय विधायक जी कह रहे थे, वो कई टर्म के एमएलए रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके बातों से जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते हैं, मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप में उनको ये शोभा देती है जी। लेकिन ये बातें दूसरी है, ये वो जाने। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो सही फैसला नहीं है। चलिए, ठीक है। आपको निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय के साथ जाना चाहिए था। अगर आप उसके साथ नहीं जाते हैं तो देश में अव्यवस्था होगी इसको लेकर के। यकीनन कानूनी जानकारों से भी सलाह देंगे,
लेकिन चूंकि आपने चर्चा में चलिए, तो कांग्रेस का ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से आपने पक्ष रख लिया, बीजेपी का भी हमने सुन लिया। अब जेएमएम की तरफ से जेएमएम के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज पांडे जी। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पे। आपका क्या कहना है बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक मानने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है इस पर? देखिए, विधानसभा एक स्वयंशासी संगठन संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उस जो भी निर्णय होगा विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग विधानसभा को डिक्टेट कर पाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ही मान्य होगा और अंतिम होगा। उसके बाद अगर किसी को अदालत जाना हो वो स्वतंत्र है, लेकिन जहां तक जो फैसले चुनाव आयोग ने किए हैं, मुझे लगता है वो अपने हिसाब से उनका अपना इंटरप्रिटेशन होगा। लेकिन जो संविधान विशेषज्ञ हैं, महाधिवक्ता हैं, उनसे राय लेकर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो भी फैसला होगा कानून सम्मत, नियम सम्मत, संविधान सम्मत फैसला। चलिए, तो आखिरी फैसला स्पीकर का ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। और बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, सबका पक्ष आपने सुन लिया। इधर चुनाव आयोग को लेकर के बीजेपी ये कह रही है संवैधानिक तरीके से ये फैसला लिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पे ही, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब फाइनल स्पीकर का जो फैसला होगा उसके बाद चाहे तो बीजेपी हाईकोर्ट में अपील कर सकती है, उसके ऊपर जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से अभी यह फैसला सुनाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जो निर्णय लिया गया वो मान्य उनके लिए नहीं है। इधर झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। गुरुवार को हिंदपीढ़ी से फिर 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। 3 संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग इनकी की जाएगी। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट कहा जाने वाला हिंदपीढ़ी एक बार फिर सुर्खियों में है, और हिंदपीढ़ी से ही 3 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तस्वीर आपको शहर के हिंदपीढ़ी के विभिन्न जो स्ट्रीट्स है उसकी दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इससे पहले 3 जून को हिंदपीढ़ी में ही एक संक्रमित मिला था, और एक बार फिर जो 2 संक्रमित मिले हैं वो सगे भाई हैं और 3 जून को मिले मरीज के बेटे हैं। और जिस तरीके से कोरोना वायरस का यहाँ पर जो दायरा था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से मरीज़ मिलने के बाद इस पूरे इलाके को जो है, जहाँ पर जिस जगह पर मरीज़ मिले हैं वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। इधर लेह लद्दाख में सड़क निर्माण के लिए 1500 मजदूर विशेष ट्रेन से दुमका रेलवे स्टेशन से आज रवाना होंगे। बीआरओ सभी श्रमिकों को विशेष ट्रेन से लेह लद्दाख के लिए ले जाएंगे। इसके लिए दुमका जिला और बीआरओ के बीच में एमयू भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका 12 बजे पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले दुमका मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और वहां जो पिछले 1 वर्षों से पढ़ रहे मेडिकल छात्रों से मिलने के साथ साथ जो बिल्डिंगें तैयार की गई है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। और उसके बाद 1 बजे मुख्यमंत्री दुमका रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री नौखेता पंचायत रामगढ़ के वैसे लोग मनरेगा कर्मियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने 100% मनरेगा में योजना में रोजगार उपलब्ध कराने का। तो गुजरात के साबरमती से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह हटिया स्टेशन पहुंची है। इस ट्रेन के जरिए करीब 1200 लोग रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे। इस ट्रेन के जरिए 100 से अधिक बच्चे भी अपने घर लौटे हैं। निजी संस्था के सदस्यों और आरपीएफ ने बच्चों से पूछताछ भी की है। प्रशासन के द्वारा स्टेशन पर यात्रियों का सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराया गया, जिसके बाद खाने पीने की सामग्री भी उन्हें दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी को बसों तक ले जाया गया। अपने गृह जिला इन्हें भेज दिया गया बसों के जरिए। और इस ट्रेन से सबसे अधिक गोड्डा और सिमडेगा के श्रमिक अपने घर लौटे हैं। सुरक्षित घर वापसी के बाद श्रमिकों ने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहा। नहीं, ये ट्रेन अभी साबरमती से आई थी गुजरात से, और जो नॉर्मल श्रमिक स्पेशल ट्रेन सब जो चल रही है वही ट्रेन आई थी। और ऐसा हम लोग भी कुछ संस्था थे जिनको खबर मिला था कि कुछ बच्चे को इसमें लाया जा रहा है, तो हम लोग पूरे गाड़ी को चेक किए। जब भी जो भी लोग उतरे हैं उन लोगों से पूछताछ किए। बच्चे जो थे लड़के लोग, ऐसा कोई खबर नहीं था कि उन लोगों को कहीं कोई जबरदस्ती ले गया था या ऐसा कुछ। वो लोग काम करने के लिए बाहर गए थे, लॉकडाउन में फंसे हुए थे। कैसा रहा यात्रा? बढ़िया, अच्छा से। भाड़ा उड़ा भी लगा? नहीं। खाने पीने के लिए मिला था? हाँ, सब बहुत बढ़िया, अच्छा। दिक्कत था वहाँ पर? वहाँ पर दिक्कत नहीं था, अच्छा से था।
वहाँ काम करते थे। कौन सा काम? वो सरिया में। सरिया में? हाँ। दिक्कत था लॉकडाउन में, काम वाम का दिक्कत हो गया? हाँ दिक्कत था। क्या दिक्कत था? वो खाना नहीं मिला था, खाना नहीं मिला। हाँ काम भी नहीं चल रहा था, पैसा वैसा नहीं मिल रहा था। यात्रा सर अच्छा रहा। काम धंधा चल रहा था वहाँ पर? काम धंधा चल रहा था लेकिन कोई नहीं था उधर काम करने वाले। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत उधर हम लोग को तो कुछ नहीं, बाद हम लोग का गाँव वापस आना था, हम लोग आ गए। घर लौट कर खुशी है? हाँ। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सरकार को। ये हेमंत सोरेन का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमको वहाँ से घर तक पहुँचा दिया। साबरमती से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंच चुकी है। इस वक्त ये हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हटिया स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां की अब जो है ट्रेन से जो श्रमिक और जो 100 से अधिक जो बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके थे उनको लाया गया है। अब धीरे धीरे जो है स्टेशन से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। सबसे पहले स्टेशन पर जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है तमाम यात्रियों की, उसके बाद उन्हें खाने पीने की सामान दिया जा रहा है और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए धीरे धीरे कतारबद्ध तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो झारखंड सरकार है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि सभी जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं 100 से अधिक बसें मंगाई गई है जिससे कि जिलावार तरीके से उनको बिठाकर अपने गृह जिला तक भेजा जा सके। तो हम कह सकते हैं कि यात्रियों को अब जो है काफी सुविधा मिली है और लगातार जो बाहर फंसे प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने का सिलसिला जारी है। ट्रेन से, हवाई जहाज से, तमाम जो साधन है, बसों से, अन्य राज्यों से यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है। तो ये तस्वीर है हटिया स्टेशन की, जहाँ साबरमती से चलकर 1200 से अधिक यात्री जो है अब पहुंच चुके हैं और अब अपने घर जाने के लिए। भैया कैसा रहा यात्रा? कैसा रहा यात्रा? सही रहा। इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहिए? सबको धन्यवाद देना चाहिए। देखिए यात्रा सुखमय रहा, किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया गया है इनसे। तो ये काफी खुश हैं जो लॉकडाउन के दौरान उन्हें खाने के, रहने की और काम की दिक्कत थे, अब वो अपने घर वापस सुरक्षित लौट आए हैं। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस जाने की भी बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। तो जामताड़ा के नारायणपुर में पुलिस ने मास्क लगाओ अभियान चलाया है। पुलिस के अभियान से बाजार में हड़कंप मचा। जिसने मास्क नहीं लगाया वो भागते नजर आए। अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ अरविंद उपाध्याय ने किया। एसडीपीओ ने मास्क नहीं लगाने वालों को फटकार लगाई और मास्क लगा करके सामान बेचने की हिदायत दी है। एसडीपीओ ने बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान देने से मना कर दिया, इसके निर्देश दिए हैं। एसडीपीओ ने कहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर बिना मास्क के बहुत से लोग घूमते हुए देखे जा रहे हैं। उनको रोकने, समझाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, समझा रहे हैं कि मास्क पहनकर चलिए। पाकुड़ जिले के नवचयनित 339 होमगार्ड जवान लॉकडाउन के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 15 नवंबर 2018 को चयनित जिले के 339 होमगार्ड जवानों को अब तक न ही प्रशिक्षण दिया गया और न ही इन्हें ड्यूटी ज्वाइन कराने को कहा गया है। हम लोगों को होमगार्ड कार्य में पदस्थापित मुरारी कुमार लिपिक शाखा में तैनात उनका कहे अनुसार हम लोग वर्दी सिलवाएं। वर्दी के एवज में हम लोग से 8,000 रुपये लिया गया और हम लोग इस लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ना ही हम लोगों को कहीं रोजगार मिला है, ना ही अभी तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल में भी अब नागपुर रेल मंडल की तरह स्टेशनों में ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड एक्सेस मशीन यानी कि आत्मा लगाई जाएगी और इसकी शुरुआत चक्रधरपुर मंडल के टाटा नगर स्टेशन से की जाएगी। नागपुर डिवीजन ने ऐसा ही प्रोविजन किया है तो उसी को हम लोग सिंपली रिप्लिकेट कर रहे हैं टाटा में। इन फर्स्ट फेज में हम लोग टाटा में कर रहे हैं जिसमें कि किसी भी पैसेंजर को किसी भी व्यक्ति से आमना सामना नहीं करना होगा स्टेशन पे। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा ये टेक्निक है जिसमें कि कोई पैसेंजर आता है और अपनी वो वैलिड टिकट को जो है स्क्रीन पे टच करता है और सामने बैठे जो है ग्लास के कवर्ड में बैठा एक टीटी जो है उसको टिकट को देख सकता है, उसकी वैलिडिटी को। जामताड़ा से खबर है जहां दुकान में 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। इधर नारायणपुर बाजार में वारदात दी गई है इस घटना को और दुकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे भी चोरों ने तोड़ दिए। नारायणपुर बीच बाजार में हमारे दुकान में चोरों द्वारा चोरी किया गया है जिसके मुझे सुबह 4 बजे भोर मालूम पड़ा। तो आके देखे हमने दुकान में ताला उला टूटा हुआ था चोरी का।
जानकारी पता हुआ तो देखे हमने, हमारे गल्ला टूटा हुआ है और कुछ खुदरे पैसे थे 3-4 कार्टून वो ले गए, डालडा जार में 2 थे वो भी ले गए हैं और कुछ खुदरा सामान, कीमती सामान दुकान की ले गए हैं। और गढ़वा के मंझियाओं थाना क्षेत्र के खजूरी जलाशय परियोजना डैम से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक बुधवार की सुबह से ही घर से गायब था। मृतक की पहचान योगेंद्र पासवान के रूप में की गई है। डैम के इर्द गिर्द पशुओं को चारा चरा रहे चरवाहे की नजर जब इस पर पड़ी तो फिर इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा मुख्यालय भेजा। बताया ये भी जा रहा है कि युवक की मानसिक हालत कुछ कमजोर थी। पाकुड़ में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इधर साइबर अपराधियों को मात देने के लिए तैयारी पूरी है पुलिस की। पुलिस साइबर अपराधियों से बचने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि साइबर अपराधियों के झांसे में न आए। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए कई तरीके के हथकंडे को अपनाते हैं। जिला में कुल 50 साइबर अपराध हो चुके हैं के केस साइबर अपराध के, जिसमें से सबसे अधिक पाकुड़ थाना में 16 है। एटीएम खराब हो गया ठीक कराएंगे, रिलायंस का टावर लगाना है जमीन दीजिए पैसा देंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना है उसके लिए पैसा दीजिए। इस तरह से जितना भी तरह का जो हथगंडा है वो अपना करके ये क्राइम किया गया है। और हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के चोरदाहा के जंगल से देर रात पुलिस ने लगभग 1 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। शराब तस्कर अवैध रूप से 18 पेटी शराब बिहार ले जाने की फिराक में भी थे। हालांकि इस पूरे मामले पे किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई जरूर की गई। ये अनुमानित कीमत इसकी करीब 1.25 लाख रुपए है। कहाँ से कैसे जब्त किया गया? ये चोरदाहा जो है हमारा वो जंगली एरिया है, तो वहाँ से जो भी शराब तस्कर हैं वो बिहार भेजने का काम वहीं से शराब का करते हैं। तो उसी जानकारी के आधार पर हम लोगों ने जंगल में छापामारी की और 18 पेटी शराब जब्त की। कितनी लागत की होगी? ये करीब 1.25 लाख रुपए की लागत। गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जंगल का लाभ उठा के जो शराब माफिया थे वो फरार हो गए, उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया जा रहा है और वारंट निकाल कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अनिल मिश्रा सीआईसी सेक्शन के निरीक्षण के लिए बरवाडी पहुंचे। डीआरएम ने अधिकारियों के साथ डिवीजन स्टोर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीआरएम ने आरपीएफ पोस्ट के पास आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों के लिए बनाए गए मेज का उद्घाटन भी किया। डीआरएम ने आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रेम शंकर शर्मा ने फीता कटवाया इनसे और फिर उद्घाटन किया गया। डीआरएम की तरफ से भी भवन निर्माण में बेहतर काम के लिए अनुभाग अभियंता सुधांशु शेखर को 2000 रुपए का भी पुरस्कार दिया गया। तो डीआरएम ने अधिकारियों के साथ यहाँ पे निरीक्षण भी किया है और उद्घाटन किया गया मेज का। डीआरएम अनिल मिश्रा का बरवाडी दौरा, उसकी तस्वीर। इन्हीं खबरों के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, लेकिन